अब की बार 140 के पार। टेस्ट 10 हम लोग टेस्ट 10 करेंगे और इसका जो टॉपिक है वो है सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध। देखिए, ये सेंटर स्टेट रिलेशंस जो टॉपिक है अब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बिहार में जो राज्य सरकार है और केंद्र में जो भारत सरकार है, दोनों अलग अलग है। इन दिस टेस्ट विल टॉक अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड दिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जो फैक्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट और रिलेटेड कमेंट हम इस टेस्ट में करेंगे, लेकिन इसका एनालिसिस आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलने से पहले हम आपको कुछ एक पृष्ठभूमि दे दें कि जब भी हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं या विधानसभा की बात करते हैं, पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली दे आर लेजिस्लेटिव बॉडी, मीन्स दे मेक लॉज। ये लोग कानून बनाते हैं और बहुत तरीका है, देयर आर मेनी वेज टू मेक लॉज। कानून बनाने का बहुत तरीका है। जब भी हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं, केंद्र राज्य संबंध की बात करते हैं, तो बहुत सारी बातें आती हैं। अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन, पावर्स, फंक्शंस, अथॉरिटी टू मेक लॉज। तो विश्लेषण जो है अनिवार्य है मेंस के लिए, और ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बट स्टिल सिंस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर पीटी एग्जामिनेशन, हम लोग कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स पे डील करेंगे और बहुत आसान हो जाएगा रास्ता आपके मेंस के प्रिपरेशन के लिए। बट स्टिल, सो व्हेन वी टॉक अबाउट लॉ, जब हम लोग कानून की बात करते हैं, सो देयर आर मेनी वेज ऑफ मेकिंग लॉज। कोई भी कानून बनाने का बहुत सारा आधार होता है ना, विषय वस्तु होती है, सब्जेक्ट मैटर होता है। और सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोग यदि कोई कानून बनाते हैं जिसमें दो पार्टी हो, दो पक्ष हो, तो उन पक्ष का अधिकार, राइट्स, उन पक्ष का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर यदि लॉ बनाते हैं, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी वो किसी भी जगह के नागरिक हो, तो ऐसे लॉ को हम लोग सब्सटेंसिव लॉ कहते हैं, अधिष्ठायी कानून कहते हैं। और सब्सटेंसिव लॉ को या अधिष्ठायी कानून को यदि हम लोग उदाहरण की बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, जिसमें कि दो पार्टी है, गवर्नमेंट है और एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं। यदि कोई कार्रवाई है, उसका यदि इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो दोनों पार्टी का पक्ष है, दोनों पार्टी का अधिकार है, दोनों पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और दोनों पार्टी का राइट्स है। हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं 1986, देयर इज अ लॉ ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हिंदी में इसको हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1982 के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऐसे स्थिति में इस तरह का कानून जब बनाया जाता है, जब दो पक्षों की बात होती है, उनके अधिकारों की बात होती है, उनके दायित्व की बात होती है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात होती है, ऑब्लिगेशन की बात होती है, राइट्स की बात होती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द सिटीजन्स, तो ऐसे लॉ को हम लोग सब्सटेंसिव लॉ कहते हैं। और जब हम लोग सब्सटेंसिव लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटिंग द सब्सटेंटिव लॉ, जो प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के अनुसार अधिष्ठायी कानून को लागू किया जाता है, उसको हम लोग प्रोसीडियर लॉ कहते हैं, प्रक्रिया संबंधी कानून कहते हैं। जैसे आपका साक्ष्य अधिनियम 1882 है, एविडेंस एक्ट 1882 है, फिर आपका सिविल प्रोसीडियर कोड 1908 है, हिंदी में उसको सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं 1908। फिर आपका क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड है 1973 का, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ये सब सारा जो है आपका प्रोसीडियर लॉ है, प्रक्रिया संबंधित कानून है, जो सब्सटेंसिव लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। इसके अलावा आपका नागरिक कानून, सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है। फिर हम लोग आगे बात करें तो व्यक्तिगत कानून होता, पर्सनल लॉ, पब्लिक लॉ, लोक कानून, प्रॉपर्टी लॉ, कानून संपत्ति संबंधी कानून, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, संविदा कानून,
तो ये सब देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट के आधार पे जो भी अभी तक हम लोग उदाहरण दिए हैं, ऑल दीज लॉज आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व, कि किस विषय वस्तु पे आप कानून बना रहे हैं, तो इसके आधार पे कानून बना। एक और तरीका है जो कि हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, वो है लॉ ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, प्रदेश या क्षेत्र के आधार पर जो कानून बनता है, इसको हम लोग टेरिटोरियल लॉ कहते हैं या प्रादेशिक कानून का कहते हैं। टेरिटोरियल लॉ या प्रादेशिक कानून का अर्थ ये होता है कि जिस क्षेत्र में ये लग रहा है वहाँ के लोग पे, वहाँ के वस्तु पे, वहाँ के इवेंट्स पे वहाँ का कानून लगता है। जब भी हम लोग टेरिटोरियल लॉ या प्रादेशिक कानून की बात करते हैं, कहने का मतलब है कि हमारे मन में एक आता है कि एक संप्रभुत राज है, मीन्स देयर समवन हु इज रूलिंग दैट प्लेस, and that someone who is ruling that place, whether in the form of a government, whether in the form of a king or dictator, whatever, there is a law made by that body, और वो लॉ जो है उस जगह के इवेंट्स पे, घटना पे लागू होता है, वहाँ के लोगों पे लागू होता है, जिसको हम लोग टेरिटोरियल लॉ प्रादेशिक कानून कहते हैं। कई बार जैसे भारत में इनकम टैक्स की बात हुई, आप भारत में रह रहे हैं और आप दुबई में जाके काम कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स की जब बात होती है कि भारत का इनकम टैक्स आप पे लागू होगा कि नहीं लागू होगा, लागू होगा तो कैसे लागू होगा, किस प्रोविजंस को लागू होगा, तो आप देख रहे हैं कि इंडियन लॉ भी एक दुबई में रहने वाले इंडियन रेसिडेंट पे लागू हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ लॉ, प्रादेशिक सीमाओं से बाहर कानून के प्रचालन। तो एक होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ, प्रादेशिक सीमाओं से बाहर कानून के प्रचालन। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में बहुत हद तक जो हम लोग बात करेंगे टेरिटोरियल लॉ या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये बात करेंगे। और भारतीय संविधान के द्वारा ये अधिकार, मतलब आप यदि प्रादेशिक सीमाओं से बाहर यदि कानून बनाते हैं तो ये अधिकार सिर्फ भारत के संसद को है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन दिस पावर ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन ओनली टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब जब भी हम लोग बात करते हैं प्रादेशिक कानून की, टेरिटोरियल लॉ की, ये वर्ल्ड के हर एक देश में टेरिटोरियल लॉ होता है, प्रादेशिक कानून होता है। पाकिस्तान का अपना टेरिटोरियल लॉ है, यूएसए का अपना टेरिटोरियल लॉ है, यूनाइटेड किंगडम का अपना टेरिटोरियल लॉ है, प्रादेशिक कानून है। और जब हम लोग इंटरनेशनली बात करें, जब हम लोग इंटरनेशनल एरिना में बैठे हों, जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में बैठे हैं, व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग एन इंटरनेशनल बॉडी एंड इफ वी टॉक अबाउट लॉज मेड इन इंडिया, तो वी डोंट से टेरिटोरियल लॉ, हम लोग इसको म्यूनिसिपल लॉ कहते हैं या इंटरनल लॉ ऑफ द कंट्री कहते हैं या देश का घरेलू कानून कहते हैं या नगर पालिका कानून कहते हैं। सो जब भी हम लोग टेरिटोरियल लॉ की बात करें और अंतर्राष्ट्रीय पार्लेंस में, इंटरनेशनल पार्लेंस में, अंतर्राष्ट्रीय आप कहिए तकनीकी शब्दावली में, इसको हम लोग म्यूनिसिपल लॉ या नगर पालिका कानून के नाम से देखते हैं। और इसका 3 स्तर होता है। सबसे ऊपर होता है जिसको हम लोग नेशनल कहते हैं, राष्ट्रीय। सबसे नीचे होता है आपका घरेलू या लोकल लेवल पे, और बीच में होता है प्रांतीय यानी स्टेट लेवल पे। यदि इंडिया में भी बात करें तो देयर 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपल लॉ। वन ऑब्वियसली नेशनल लॉ जो फॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन यू हैव लोकल लॉज, पंचायत हो गया, पंचायत स्तर पे या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो बनता है वो लोकल लेवल हो गया। इन दोनों के बीच में आपका प्रोविंशियल लेवल हो गया, प्रांतीय स्तर का कानून हो गया, जो कि बिहार राज्य, फॉर एग्जांपल बिहार स्टेट गवर्नमेंट मेक्स इट और उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट मेक्स इट। सो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई लॉज। और जब भी हम लोग बात किए हैं सब्सटेंसिव लॉ यानी अधिष्ठायी कानून, प्रोसीड्यूरल लॉ या प्रक्रियात्मक कानून या सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ द टेरिटोरियल लॉ। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is correct? The Constitution of India divides legislative powers between the center and the states. Yes,
भारत का संविधान जो है राज्य की विधायी की शक्तियाँ होती हैं, बिहार गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट की अपनी विधायी की शक्तियाँ हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स है. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स एग्जीक्यूटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. लॉ को क्रियान्वयन करने के लिए, टू इम्प्लीमेंट द लॉज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो हैज अ सेट ऑफ डिवीजन डेमार्केशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. फाइनेंशियल पावर्स भी, कि टैक्स है तो टैक्स का कितना पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा, कितना स्टेट के गवर्नमेंट के पास जाएगा. तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिवाइड्स फाइनेंशियल पावर्स ऑल्सो बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. बट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिवाइड जुडिशियल पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. यहाँ पे आपका जुडिशियल सिस्टम जो इंडिया में है इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एकीकृत प्रणाली है. कहने का मतलब कि लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट means you have to follow the procedure from the local court to district court to high court to supreme court. You cannot go directly to supreme court. या नहीं कह सकते कि फेडरल मैटर्स डिस्कस कर रहे हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे. तो दो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज between the center and states as far as legislation is concerned, as far as law making is concerned. The Constitution of India divides executive power between the center and the states. Who will implement what? This division is also there, and this division has been made by the Constitution of India. The Constitution of India also divides the financial powers, how the money is going to be used, how the proceeds of the taxes are going to be shared. So all these is something that is divided by the Constitution of India into center and states. But the Constitution of India does not talk about division of judicial powers. We have an integrated system starting from the local court to the Supreme Court. All are part of the same judicial system. So which of the following is incorrect? One का the incorrect answer is D. हिंदी में देखते हैं निम्नलिखित में से क्या गलत है. भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित करता है. ये सही है. विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति, कौन से विषय वस्तु पे कौन कानून बनाएगा. भारत का संविधान बहुत क्लियर है, साफ साफ है कि ये केंद्र का सूची है, ये राज्य का सूची है. भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी शक्तियों को विभाजित करता है. राइट. यदि IAS का एग्जाम है, आप IAS ऑफिसर बन गए, तो IAS ऑफिसर बन गए तो आपके जो है आपको स्टेट में कैडर भेजा जाता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए. सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन कार्यकारी शक्ति का विभाजन है. वित्तीय शक्तियों का भी भारत के संविधान विभाजित करती है केंद्र और राज्य के बीच में, कि कौन सा कर है, कौन से कर को किस तरह से इसका बंटवारा होगा, कौन सा कर भारत सरकार लागू कर सकती है, कौन सा कर राज्य सरकार लागू कर सकती है. आगे हम लोग देखेंगे, डिटेल डिस्कशन चलेगा कि कौन कौन सा टैक्स है, कौन कौन से कैसे रेवेन्यू को शेयर किया जाए. तो C भी आपका सही आंसर है. लेकिन भारत का संविधान केंद्र और राज्य के बीच न्यायिक शक्तियों को विभाजित नहीं करता. भारत में जो न्यायिक प्रणाली है एकीकृत प्रणाली है. मतलब सबसे नीचे निचला अदालत, फिर आपका जिला अदालत, फिर आपका उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट. तो एक एक स्टेप बाय स्टेप आप नीचे से ऊपर चलते हैं. तो सही आंसर है 1 का डी जो है आपका गलत है. 1 का डी आपका गलत है. तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है डी. क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है डी. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? There is no division of judicial powers between the center and the states. ये सही है. The Constitution has established an integrated judicial system to enforce both the central laws as well as state laws. आप देखिएगा US में सुप्रीम कोर्ट का पावर ये होता है, सिर्फ होता है कि फेडरल लॉ को लागू करे, और प्रोविंशियल कोर्ट का ये पावर होता है कि सिर्फ स्टेट लॉज को इम्प्लीमेंट करे. नहीं, पटना हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स बोथ द सेंट्रल लॉज एज वेल एज द स्टेट लॉज. If a central law is not being implemented in Bihar, then in that case the Patna High Court will come into picture.
So B is also correct. There is division of judicial powers between the center and the state. This is wrong. So क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है ए और बी। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केंद्र और राज्य के बीच न्यायिक शक्तियों का कोई विभाजन नहीं है। ये सही है। हमारे पास एकीकृत प्रणाली है और न्यायिक प्रणाली में कोई विभाजन नहीं है कि ये केंद्र सरकार के नियमों को लागू करेगी या राज्य सरकार के नियमों को लागू करेगी। संविधान ने केंद्रीय कानून के साथ साथ राज्य कानून दोनों को लागू करने के लिए एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की है। ये सही है। केंद्र और राज्यों के बीच नागरिक न्यायिक शक्तियों का विभाजन है, ये आपका गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा सही है? तो 2 का ए और बी, 2 का ए और बी आपका सही है। 2 का ए और बी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आर्टिकल 245 to 255 in part 11 of the constitution deal with the legislative relations between the center and the states. ये सही है, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है आर्टिकल्स 245 to 255 in part 11 of the constitution deal with the legislative relations between the center and the states. यदि हम लोग बात करें कि केंद्र कौन से विषय पे कानून बनाएगा, राज्य सरकार कौन से विषय पे कानून बनाएगी, तो ये साफ साफ भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में दिया हुआ है। तो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। तो 3 का सही ऑप्शन है ए। 3 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हम लोग फिर से आ गए टेरिटोरियल लॉ पे, प्रादेशिक कानून पे, यानी क्षेत्र अधिकार, जुरिस्डिक्शन ऑफ द लॉ मेकिंग बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इज करेक्ट, यस। द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। भारत के क्षेत्र में जो है भारत के राज्य, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑल्सो इंक्लूड्स एरिया फॉर द टाइम बीइंग इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यदि पाकिस्तान को भारत सम्मिलित कर लेती है तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया कहलाएगा। तो सी भी आपका सही है। तो 4 का सही ऑप्शन है डी। 4 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संसद पूरे भारत के क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। सही है। भारत के क्षेत्र में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। ये भी सही है। भारत के क्षेत्र में कुछ समय के लिए भारत के क्षेत्र में शामिल क्षेत्र भी शामिल, मान लीजिए तिब्बत को भारत अपने अधीन कर ली कुछ कारणों से, या श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, सिक्योरिटी कारण से भारत को देख रेख करना है, तो वो भी भारत के अधीन, तो भारत का जो टेरिटोरियल लॉ है वहाँ भी लगेगा। तो सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। 4 का सही ऑप्शन है डी, सही विकल्प। 4 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अभी हम लोग संसद की बात की, अब हम लोग बात करते हैं राज्य की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर। अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। या जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, वो अपने राज्य के किसी भी क्षेत्र पर के लिए बना सकती है नियम, कानून। उसका जो भी कानून है पूरे राज्य क्षेत्र में, बिहार में जो शराबबंदी कानून है सिर्फ बिहार तक ही सीमित है, उसको पश्चिम बंगाल, झारखंड या यूपी आप नहीं लेके जा सकते हैं। The laws made by a state legislature are not applicable outside the state. ये भी सही है। जो राज्य विधानसभा द्वारा, बिहार राज्य विधानसभा द्वारा जो लॉ बना है वो उत्तर प्रदेश में एप्लीकेबल नहीं है। आप जो है बिहार में शराबबंदी कानून है तो आप उत्तर प्रदेश के शराब की दुकान को बंद नहीं करा सकते हैं। सी द लॉज मेड बाय स्टेट इज एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट
व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द स्टेट एंड द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि आपका जो बिहार राज्य, फॉर एग्जांपल बिहार गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ, तो क्या वो एप्लीकेबल है आउटसाइड स्टेट? आउटसाइड स्टेट एप्लीकेबल नहीं है, बट एक संभावना बनती है कि यदि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप स्थापित हुआ जाए। फॉर एग्जांपल देखिए, बिहार राज्य में शराबबंदी है, वेरी फेवरेट टॉपिक, एंड बिहार गवर्नमेंट मेक्स अ बिहार भवन इन दिल्ली। तो दिल्ली में वो बिहार भवन के अंदर साफ साफ कह सकती हैं कि यहाँ शराब पीना मना है, और लागू इसलिए होगा क्योंकि हम लोग ये प्रॉपर्टी परचेज किए हैं, इसमें बिहार का कानून लगेगा, राइट। सो या फिर NIT, सपोज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी इन पटना, इट ओपन्स अप एन एक्सटेंशन सेंटर इन से लखनऊ, तो उस लखनऊ सेंटर पे जो भी एडमिशन लिया जाएगा वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार लगेगा, नहीं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के नियम के अनुसार लगेगा या उत्तर प्रदेश के कोई यूनिवर्सिटी के आधार पर लगेगा। मीन्स द स्टेट लॉ इज एप्लीकेबल प्रोवाइडेड यू प्रोवाइड अ लिंक। तो सी इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक राज्य विधायिका पूरे राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, ये सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून राज्य के बाहर लागू नहीं होते, एकदम नहीं होंगे। और राज्य द्वारा बनाए गए कानून राज्य के बाहर लागू होते हैं जब राज्य और वस्तु के बीच कोई पर्याप्त संबंध होता है। तो सी भी आपका सही है। तो 5 का सही ऑप्शन है डी, 5 का सही ऑप्शन है आपका डी। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ द पावर टू मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन इन इंडिया? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन मीन्स आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने की शक्ति किसके पास है? यानी प्रादेशिक क्षेत्र से बाहर। सो क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ द पावर टू मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन इन इंडिया? द आंसर इज ओनली पार्लियामेंट, ए। भारत में अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने की शक्ति किसके पास है? सिर्फ संसद के पास है, सिर्फ आपका संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 6 सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 7 चलते हैं। Which of the following is correct for extra territorial legislation? क्षेत्र के बाहर विधान, अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान, ठीक है। The laws of the Parliament of India are applicable to the Indian citizens in any part of the world. इसको एक तरह समझिए कि सपोज आप भारत की किसी विशेष धर्म से संबंधित हैं और आप भारत से बाहर किसी दूसरे देश में शादी करते हैं। आप चाहेंगे कि आपकी शादी भी आपका देश के परंपरा के अनुसार हो। सपोज you are a citizen of India and you belong to a particular religion community from India, and if you are getting married overseas, obviously you will like that I should be married as per Indian customs and traditions. तो उसी ये इमोशनल पार्ट हो गया, थोड़ा सा लीगल पार्ट चले। So the laws of the Parliament of India are applicable to the Indian citizen in any part of the world, ये आपका सही है। The laws of the Parliament of India are applicable to the Indian citizens' property in any part of the world, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन ए एंड बी। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत की संसद के कानून दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं,
भारत की संसद के कानून दुनिया में किसी भी हिस्से में भारतीय नागरिकों की संपत्ति पर लागू होते हैं। ये दोनों सही है, बट इसमें कंडीशन ये है कि यू हैव टू शो अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन, अ को रिलेशन बिटवीन द लॉ एंड इन एप्लीकेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको एक बहुत ही ठोस संबंध को स्थापित करना पड़ेगा कि आप जो कानून बना रहे हैं वो क्यों आपके भारतीय नागरिक पर देश से बाहर भी लागू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ए और बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान की आवश्यकता क्यों है? टू रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स, एक जैसा नियम बने। टू रेगुलेट सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन, एक जैसा सेवा स्तर हो, संचार हो। एंड द थ्रेट ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो 8 का है डी, ऑल द ऑप्शंस। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान की आवश्यकता क्यों है? व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने के लिए। सपोज यू हैव टू मेक रूल्स, देन इट शुड बी सेम, नहीं कि मंडे को कुछ और, ट्यूसडे को कुछ और, वेडनेसडे को कुछ और। टू रेगुलेट, विनियमित करने के लिए व्यापार को, वाणिज्य को, यू रिक्वायर वन स्टैंडर्ड सिस्टम। तो ए इज करेक्ट। सेवाओं और संचार को विनियमित करने के लिए, है ना, कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, शुड बी स्टैंडर्ड एज अ प्रोटोकॉल। तो 2 भी सही है, बी भी सही है। सीमा पर आतंकवाद और अवैध वित्तीय लेन देन, अवैध वित्तीय लेन देन का खतरा को भी हम लोग को निपटने के लिए अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी यानी डी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया solely authorizes the parliament to make extra territorial operation of law। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून के अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत करता है? अनुच्छेद 245 खंड 2, आर्टिकल 245 क्लॉज 2, और इसमें इट हैज बीन स्पेसिफिकली सेड दैट देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द लॉ एंड द ऑब्जेक्ट, तभी ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हो पाएगा। यदि आप कानून बनाते हैं और कानून लागू कर रहे हैं कैसे व्यक्ति पे जो अमेरिका में बैठा हुआ है, और कानून और उस आदमी के बीच में आप कनेक्शन को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, संबंध स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों वो भारतीय कानून के तहत वो काम करेगा, तो ऐसे स्थिति में फिर वो गैर कानूनी हो जाएगा आपका नियम। सो अनुच्छेद 245 खंड 2 के कारण भारत के संविधान, भारत के संसद को ये शक्ति दी है कि आप अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकते हैं। आर्टिकल 245 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया solely authorizes the parliament to make extraterritorial operation of law। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया may make regulations for the peace, progress and good government for which union territory। देखिए, पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति थे, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव और पुडुचेरी के लिए भी बना सकते थे। अब पुडुचेरी के लिए नहीं बना सकते क्योंकि पुडुचेरी में एक विधानसभा आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट फॉर विच यूनियन टेरिटरी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप, ये सही है। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये सही है, नॉट पुडुचेरी। तो सही आंसर है 10 का ए और बी। भारत के राष्ट्रपति किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव के लिए, पुडुचेरी के लिए नहीं। तो 10 का सही ऑप्शन है ए और बी। 10 का सही ऑप्शन है ए और बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11,
Why the President of India cannot make regulations for the peace, progress and good government of Puducherry? भारत के राष्ट्रपति पुडुचेरी की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के नियम क्यों नहीं बना सकते? पहले पुडुचेरी भी था, लेकिन अब नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे इस पुडुचेरी में आर्टिकल 239A लागू हो जाता है, अनुच्छेद 239A लागू हो जाता है। ये क्या है कि ये है कि जब कोई भी संस्था यदि लेजिस्लेचर की तरह काम करे, यदि विधायिका की तरह काम करे, है ना, एक विधान सभा की काम करे जो कि कानून बना सके, ऐसी स्थिति में आर्टिकल 239A कहती है कि प्रेसिडेंट वहाँ पे कोई कानून, जहाँ तक पीस की बात है, प्रोग्रेस की बात है, गुड गवर्नमेंट की बात है, नहीं बना सकती। पुडुचेरी में पहले बना सकती थी प्रेसिडेंट इस तरह का नियम, लेकिन जैसे ही आर्टिकल 239 के तहत आपका विधानसभा बना, देन द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट सीजेस टू दैट यूनियन टेरिटरी। ठीक है, सो 11 का सही ऑप्शन है बी। 11 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज empowered टू डायरेक्ट that any particular act of parliament or the state act legislature does not apply to a scheduled area or apply with specified modification and expectations? संसद या राज्य विधायिका का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या निर्दिष्ट संशोधनों अपवादों के साथ लागू होता है। ये निर्देश देने का अधिकार किसका है? सपोज देयर इज शेड्यूल एरिया, है ना, अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल ट्राइब को संरक्षण के लिए वो क्षेत्र बनाया गया है, और मान लीजिए कोई सेंट्रल लॉ, पार्लियामेंट का कोई लॉ बना है या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई कानून बना है, तो हो सकता है कि पूरे राज्य में, पूरे देश में लागू हो, लेकिन शेड्यूल्ड एरिया में लागू होने से पहले गवर्नर चाहे तो ऑब्जेक्शन डाल सकती है, गवर्नर उस कानून को रोक सकती है, या गवर्नर जो है उसमें कुछ चेंजेस करके बोल सकती है कि अब आप इस रूप में इस कानून को लागू करें। तो क्वेश्चन नंबर 12, गवर्नर इज empowered टू डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर does not apply to a scheduled area or apply with specified modification and exceptions. संसद या राज्य विधायिका का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है या निर्दिष्ट संशोधनों अपवादों के साथ लागू होता है। ये निर्देश देने का अधिकार राज्यपाल का है, उस राज्य के राज्यपाल का है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 13, एज पर द प्रोविजंस of the 6th schedule, which of the following states have autonomous councils? छठी अनुसूची के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्वायत्त परिषद है? हम लोग ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि 6th शेड्यूल के प्रोविजंस के अनुसार, छठी अनुसूची के प्रावधान के अनुसार असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में आपका ऑटोनोमस काउंसिल है, स्वायत्त परिषद है। तो 13 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 13 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस काउंसिल्स इन द 6th शेड्यूल? हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 13 में पढ़े कि ऑटोनोमस काउंसिल 6th शेड्यूल में कौन कौन राज्य में है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये पावर संविधान के कौन से अनुच्छेद से मिला है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद छठी अनुसूची में स्वायत्त परिषदों के निर्माण का प्रावधान करता है? तो दो है, आर्टिकल 244 क्लॉज 2, आर्टिकल 275 क्लॉज 1, अनुच्छेद 244 खंड 2, अनुच्छेद 275 खंड 1। 14 का सही ऑप्शन है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 15, हु इन असम डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट और अप्लाई विथ स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस? असम में कौन निर्देश देता है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है
या विशिष्ट संशोधनों अपवादों के साथ लागू होता है। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि शेड्यूल्ड एरिया है, तो ऐसे स्थिति में गवर्नर हैज द पावर। तो 15 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 16, हु इन मेघालय, देखिए असम में गवर्नर करते हैं ऑब्जेक्शन या लागू करते हैं उनके मर्जी से। क्वेश्चन नंबर 16 में वी आर टॉकिंग अबाउट सम अदर स्टेट, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। हु इन मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम डायरेक्ट that an act of parliament does not apply to a tribal area in the state or apply with specified modification and exceptions? President of India। जो पावर गवर्नर को असम में है वही पावर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, स्वायत्त जिला बनाया गया है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। और यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के पास ही वो शक्ति है जो कि निर्देश देता है कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में संसद का अधिनियम राज्य में आदिवासी क्षेत्र पर लागू होगा या नहीं होगा, या होगा तो किस रूप में होगा। 16 का सही ऑप्शन है बी। 17, हाउ मेनी नंबर्ड आइटम्स आर इन द यूनियन लिस्ट, यूनियन और लिस्ट 1? संघ सूची या सूची में कितने विषय हैं? देखिए फिलहाल जो विषय है वो 97 है, 17 का है 97, लेकिन जो टोटल जो नंबर है वो है 100। देखिए 100 नंबर आइटम्स है, 33 डिलीट हो गया, 92 डिलीट हो गया, 92C डिलीट हो गया, 3 डिलीट हो गया, तो 3 डिलीट हो गया, तो 100 नंबर आइटम्स है, बच गया 97। तो यूनियन लिस्ट हैज़ 97 सब्जेक्ट्स, लेकिन यदि नंबर देखेंगे 1 2 3 4 करके तो 100 है। क्वेश्चन है नंबर्ड आइटम्स, है ना। नंबर्ड आइटम्स में यदि ये नंबर आइटम्स होगा, कितना विषय दिया हुआ है, तो आंसर होगा ए। और कितने विषय हैं, फिलहाल कितने विषय हैं, तो आंसर होगा 97। दोनों में अंतर, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज यूनियन लिस्ट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में संघ सूची का उल्लेख कहाँ है? तो 7th शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में, या हिंदी में बोलिए तो 7वीं अनुसूची में। 18 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखिए, ये संघ सूची है, यूनियन लिस्ट है, इसमें आइटम नंबर 33, आइटम नंबर 92 और आइटम नंबर 92C ये हट गया है। अब उसी पे आपका क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट एक्ट रिमूव्ड एंट्री 92 एंड 92C फ्रॉम द यूनियन लिस्ट? किस संशोधन अधिनियम ने संघ सूची से प्रविष्ट 92 और 92C को हटा दिया? 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, 101वां संशोधन अधिनियम 2016। 19 का सही ऑप्शन है बी। 20, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट में अभी 61 आइटम्स हैं, पहले थे 66, है ना। इसमें से 5 चले गए कॉन्क्रीट लिस्ट में। तो हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द स्टेट लिस्ट? 61 आइटम्स। राज्य सूची में कितने विषय हैं अभी? 61, पहले कितने थे? 66। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द कॉन्करेंट लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? अभी हैं 52, पहले थे 47, जिसमें से कि 5 आपका स्टेट लिस्ट से इसमें ट्रांसफर कर दिया गया। याद रखिएगा, पहले था कॉन्करेंट लिस्ट में, हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची में, 47 विषय थे, 47 सब्जेक्ट्स थे। अब इसमें 5 ऐड कर दिया गया है सब्जेक्ट को। वो सब्जेक्ट आया कहाँ से है? स्टेट लिस्ट से। अब टोटल कितना है? 52। तो सही आंसर है, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द कॉन्क्रीट लिस्ट? 52। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। तो 21 का सही ऑप्शन है ए। 21 का सही ऑप्शन है ए। व्हाट इज द नंबर ऑफ द लास्ट सब्जेक्ट इन द कॉन्क्रेंट लिस्ट?
समवर्ती सूची में अंतिम विषय की संख्या कितनी है? अंतिम विषय की संख्या जो है वो है आपका 47। अंतिम विषय जो है संख्या जो है 47, क्योंकि 5 तो ऐड किया गया है, पहले 47 ही था, 5 ऐड किया गया है। तो 22 का सही ऑप्शन है बी 47, 47। Which of the following subjects were added to the concurrent list from state list by 42nd Amendment 1976? Education, forest, weights and measures, protection of wild animals and birds, administration of justice। ये तीनों जो देख रहे हैं, ये पांच जो विषय देख रहे हैं, ये पहले स्टेट लिस्ट में था, अब इसको चेंज कर दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। किस संशोधन से, किस अमेंडमेंट से? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से 5 विषय, शिक्षा, वन, भार और मापन, जंगली जानवरों और पंछियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन, ये पहले राज्य सूची में थे ये 5 विषय, अब इसको समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया है। किस संशोधन से? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से। तो 23 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प। 24, विथ हुम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द रेसिडुअल पावर्स। भारत का संविधान किसके साथ अवशिष्ट शक्तियों निहित करता है? तो रेसिडुअल पावर्स इन इंडिया आर विथ यूनियन। संघ के पास अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं, ये भारत के संविधान द्वारा दिया गया है। 24 का सही ऑप्शन है ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रेसिडुअल पावर्स आर विद द स्टेट्स? निम्नलिखित में से किस देश में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं? ठीक इंडिया से अपोजिट, भारत के विपरीत, जो रेसिडुअल पावर्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया में स्टेट्स के पास है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र संघ के पास है। ठीक इसका विपरीत उल्टा, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में ये शक्तियां राज्यों के पास है। तो 25 का सही ऑप्शन है ए और सी। 25 का सही ऑप्शन है ए और सी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोवाइडेड फॉर अ डिवीजन इनटू फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट? जो आज हम लोग संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची देखते हैं, तो उसी पर आधारित क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची में विभाजन का प्रावधान किया है? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। 26 का सही ऑप्शन है सी। 26 का सही ऑप्शन है सी। 27, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हु हैड द रेसिडुअल पावर्स? देखिए, भारत के संविधान में रेसिडुइंग पावर या अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? तो अवशिष्ट शक्तियां थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल। 27 का सही ऑप्शन है सी। 28, which of the following will prevail in case of overlapping between the union list and the state list? संघ सूची और राज्य सूची के बीच में अति वीआईपी यानी कि क्लैश होता है, कंफ्यूजन होता है, तो किस सूची मान, कौन सा सूची मान होगा? तो मान होगा यूनियन लिस्ट। तो 28 का है सही ऑप्शन ए, यूनियन लिस्ट, संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 29, मान लीजिए यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में क्लैश हो जाए, संघ सूची और समवर्ती सूची में अति व्यापी हो जाए, क्लैश हो जाए, तो किसकी मान रहेगी? तो संघ सूची की, यूनियन लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिवेल इन केस ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट? आंसर इज ए, यूनियन लिस्ट। संघ सूची और समवर्ती सूची के बीच अति व्यापी होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य होगा? संघ सूची। 29 का सही ऑप्शन है ए। 30, इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ऑन अ सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, हु विल प्रिवेल? देखिए, समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पे केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का क्लैश हो जाता है, तो संविधान के अनुसार किसका लॉ
मान्य होगा। तो ऐसी स्थिति में भी सेंट्रल लॉ ही मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ऑन अ सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द कॉन्क्रीट लिस्ट, हु विल प्रिवेल? समवर्ती सूची में उल्लेखित विषय पे केंद्रीय कानून और राज्य के कानून के बीच संघर्ष के मामले में कौन प्रबल होगा? 30 का सही आंसर है ए, सेंट्रल लॉ। 31, in case of a conflict between the central law and the state law on a subject enumerated in the concurrent list, under what circumstances the state law will prevail? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग देखें कि समवर्ती सूची है, कॉन्क्रीट लिस्ट है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाना चाह रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाना चाह रही है। तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल लॉ, केंद्रीय जो कानून है वो प्रभावी होगा, मान्य होगा। लेकिन अब देखिए कि स्थिति कुछ दूसरी है। राज्य विधायिका, स्टेट असेंबली एक कानून बनाती है, और यदि कानून बनाती है तो वो कानून जो बनाती है जाती है गवर्नर के पास, सो दैट हिज एसेंट इज देयर। सो जो भी आपका विधायिका है वो कानून में बदले तो गवर्नर हैज टू गिव द एसेंट। और गवर्नर क्या करते हैं कि उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए रख देते हैं, और प्रेसिडेंट इन टर्न, प्रेसिडेंट भी उसको बिल को पास कर देते हैं, गिव्स हिज एसेंट। तो एक स्थिति ऐसी आई कि समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट में एक विधायिका बना, एक बिल आया, बिल को गवर्नर के पास भेजा गया, गवर्नर उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिए, प्रेसिडेंट उसका अनुमोदन कर दिया, तो वो कानून बन गया। कानून किससे बना? कॉन्करेंट लिस्ट पे, उसके विषय पे, उसके सब्जेक्ट पे। अब सिचुएशन ऐसा आया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर कानून बनाना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में स्टेट वाला जो कानून है वो प्रिवेल करेगा। और देखा जाएगा कि पहले इस पे लॉ कौन बनाया। यदि पहले लॉ पार्लियामेंट बना दी, ठीक है, पार्लियामेंट का मान्य हो गया, लेकिन पार्लियामेंट नहीं बनाती है लॉ और स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट असेंट कर देती है, और फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर लॉ बनाती है बाद में, तो स्टेट लॉ ही प्रिवेल करेगा। क्वेश्चन नंबर 31, इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ ऑन अ सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस स्टेट लॉ विल प्रिवेल? इफ द स्टेट लॉ हैज बीन रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, पहला कंडीशन। If the president has given assent to the bill, दूसरा condition, and if the parliament has not made a law on the same matter, D ऑप्शन सही है। समवर्ती सूची में उल्लेखित विषय पे केंद्रीय कानून और राज्य के कानून के बीच संघर्ष के मामले में राज्य कानून किन परिस्थितियों में प्रभावी होगा? यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है, यदि राष्ट्रपति ने विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी है, और यदि संसद ने उसी मामले पर कानून नहीं बनाया है, तब राज्य सरकार की जो कानून है वो मान्य हो जाएगी ऐसे स्थिति में। तो 31 का सही ऑप्शन है डी। 31 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 32, अंडर व्हाट कंडीशन does the parliament can make law on the subject mentioned in the state list? देखिए, राज्य सूची में जो विषय है उस पर संसद कानून नहीं बना सकती है, लेकिन क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि संसद, पार्लियामेंट राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना सके? इज देयर एनी प्रोविजन वेयर द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ऑल्सो? Yes, there is a provision. If the Rajya Sabha declares
राज्यसभा डिक्लेयर करती है, राज्यसभा घोषणा करती है कि नेशनल इंटरेस्ट में, इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित में संसद राज्य सूची पे इस मामले पे कानून बनाए। तो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए राज्यसभा से। और रेजोल्यूशन जो है, याद रखिएगा कैसा रेजोल्यूशन होना चाहिए, इसके लिए ऑप्शन बी का कंडीशन देखिए। द रेजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। जितने लोग राज्यसभा में बैठे हैं 2/3 लोग उसमें से बैठने होने चाहिए और वोट करना चाहिए। प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित होना चाहिए। और इस तरह का रेजोल्यूशन जो है एक साल तक वैलिड होता है। दिस रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स फॉर 1 ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का तीनों ऑप्शन सही है आपके नोट्स के लिए, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ए है। अंडर व्हाट कंडीशन डज द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट? If the Rajya Sabha declares that it is necessary in the national interest that Parliament should make laws on a matter in that state list, but this is not so easy. Means the resolution has to be supported by 2/3 of the members present and voting. राज्य सूची में उल्लेखित विषय पर संसद किन शर्तों के तहत कानून बना सकती है? यदि राज्यसभा यह घोषणा करे कि राष्ट्रीय हित में इस विषय पे संसद को राज्य सूची के इस विषय पे कानून बनाना चाहिए और इस प्रस्ताव को, इस संकल्प को 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थन मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 33, जो 32 में हम लोग जो रेजोल्यूशन देखे हैं, संकल्प देखे हैं, उसका वैलिडिटी कितना है? फॉर हाउ लॉन्ग द रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा टू मेक लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट रिमेन्स इन फोर्स। राज्य के विषय पर कानून बनाने का राज्यसभा का संकल्प कब तक लागू रहता है? 1 ईयर, 1 साल। 33 का सही ऑप्शन है ए। 34 हाउ मेनी टाइम्स अ रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट कैन बी रिन्यूड। जो राज्य सूची पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे देखें कि राज्य सूची पे कानून बनाने के लिए राज्य सभा से संकल्प या प्रस्ताव जारी होना चाहिए, तो 1 साल तक वैलिडिटी होता है। उसको कितनी बार आप रिन्यू कर सकते हैं, कितनी बार नवीनीकृत किया सकते हैं? इनफाइनिट टाइम्स, 100 बार, 1000 बार, 1 लाख, 20 बार, 10 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार जितना बार आप रिन्यू कर सकते हैं। 34 का सही ऑप्शन है डी। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट ऑन स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट? जो क्वेश्चन नंबर 32 पे कि राज्यसभा यदि संकल्प ले ले तो पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट पे कानून बना देगी, तो इस कानून का मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है? इस कानून का भी मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 साल ही है। यदि आप रिन्यू कर देते हैं ठीक है, रिन्यू नहीं करते हैं तो 1 साल के बाद जो है अगला 6 महीने के अंदर वो लैप्स कर जाएगी। तो 35 का सही ऑप्शन है ए, 1 ईयर, 1 साल। 36 Which of the following types of emergencies are declared by the President of India? भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपात स्थिति की घोषणा की जाती है? 3 तरह का, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या संवैधानिक आपातकाल, तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल। 36 का सही ऑप्शन है डी। 36 का सही ऑप्शन है डी। चलिए 37 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352। संवैधानिक आपातकाल, अनुच्छेद 356 एंड 357। वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, अंडर विच कंडीशन डज द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट? अभी हम लोग देखें कि राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास होने पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे बना सकती कानून। इसके अलावा भी इज एनी प्रोविजन
संसद किन शर्तों के तहत राज्य सूची पे कानून बना सकती है? When two or more states pass resolutions requesting the parliament to enact laws on a matter in the state list. जब दो या दो से अधिक राज्य अपने विधानसभा से कानून बनाने के लिए संसद से अनुरोध करते हैं, दो या दो राज्य भी, दो राज्य से ज़्यादा भी यदि कानून बनाते हैं कि भाई नक्सलाइट पे एक साझा कानून होना चाहिए, तो बिहार, झारखंड, यूपी या वेस्ट बंगाल इनकी विधानसभा पास करती है कि चलिए संसद के पास जाते हैं, संसद ही एक कानून बना दे कि नक्सलाइट जो मूवमेंट है उसको कैसे कैसे डील करने के लिए क्या क्या लॉ बना ले, एकीकृत लॉ, एक जैसा लॉ चारों स्टेट में हो। तो ऐसे स्थिति में पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 38, अंडर विच कंडीशन डज द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट? व्हेन टू और मोर स्टेट्स pass resolutions requesting the parliament to enact laws on a matter in the state list. जब दो या दो से अधिक राज्य सूची में जब किसी मामले पे कानून बनाने के लिए संसद से अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करते हैं। 38 का सही ऑप्शन है सी। इस तरह का कानून पहले ही बन चुका है। प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट 1976, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994। तो इस तरह का एक्ट जो है इस तरह के प्रोविजन से बना है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन पार्लियामेंट मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर? क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग देखे कि दो या दो से ज़्यादा राज्य संसद को, पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे लिए आप कानून बना दीजिए। तो ये कानून जो बना इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स भी होता है, कुछ कंडीशंस भी होता है, कुछ शर्तें भी होती हैं क्या? हाँ, कुछ शर्तें होती हैं। जब दो या दो से ज़्यादा राज्य संसद को रिक्वेस्ट करें कि भाई मेरे लिए कानून बना दीजिए, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि जो कानून बनता है it is applicable only to those states which have passed the resolution. जिस विधानसभा में ये संकल्प पारित हुआ है कि भाई संसद इस विषय पे कानून बनाए, तो उसी राज्य में ये लॉ लगता है। नंबर 1, एनी अदर स्टेट में अडॉप्ट इट आफ्टरवर्ड्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इन इट्स लेजिस्लेचर। कहने का मतलब है कि यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल ये मिल के बोली कि भाई नक्सलाइट सब्जेक्ट पे जरा एक कानून बनाना चाहिए कि किस तरह से हम लोग उसको नैब करें। ये कानून बहुत सक्सेसफुल होता है, सारे स्टेट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। तो मध्य प्रदेश को भी लगा कि हमारे यहाँ भी ये कानून लागू होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश भी फिर से अपने विधानसभा से रेजोल्यूशन प्रस्ताव लाएगी, फिर वो पार्लियामेंट को देगी। तो एनी अदर स्टेट में अडॉप्ट इट आफ्टरवर्ड्स बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इन इट्स लेजिस्लेचर। इस कोई अन्य राज्य अपनी विधायिका में इस आशय का प्रस्ताव पारित करके बाद में इसे अपना सकती है। ये हो गया बी। सच अ लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपील्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स। इस तरह के कानून में केवल संसद द्वारा संशोधन या निरसन किया जा सकता है, न कि संबंधित राज्यों की विधानसभा द्वारा, है ना। तो इस तरह के कानून में केवल संसद द्वारा संशोधन, संसद ही इसको संशोधन कर सकती है, नहीं संबंधित राज्य की विधानसभा। ठीक है, तो ये 39 का सभी ऑप्शंस सही है। 39 का सही ऑप्शन डी, ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन द पार्लियामेंट मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट? राज्य सूची के किसी भी मामले पे संसद किन शर्तों के तहत कानून बना सकती है? अब देखिए, पहले हम लोग देखे कि राज्यसभा से रेजोल्यूशन हुआ तब स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट बना सकती है। दूसरा कंडीशन हम लोग ये देखे कि जब दो या दो से ज़्यादा राज्य अपने विधानसभा से रेजोल्यूशन लेके पार्लियामेंट को बनाना चाहिए इस सब्जेक्ट पे लिस्ट, पार्लियामेंट बना दी लॉ। कभी कभी जो है
इन दोनों प्रोविज़न के अलावा भी यदि किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस को इम्प्लीमेंट करना है, तो पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 40, अंडर व्हाट कंडीशंस कैन द पार्लियामेंट मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट? टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल ट्रीटीज, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस। 40 का सही ऑप्शन है डी। राज सूची के किसी भी मामले पे संसद किन शर्तों के तहत कानून बना सकती है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को लागू करने के लिए। 40 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 41, अब मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, आपातकाल हुआ, प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लग गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या क्या होता है राज्य के अंदर? ऐसे स्थिति में क्या क्या होता है जब राष्ट्रपति का शासन राज्य पे लग गया या प्रेसिडेंट रूल आपके स्टेट पे लग गया? हम लोग उसको देखते हैं। द पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर्ड टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट इन रिलेशन टू दैट स्टेट। जैसे ही राष्ट्रपति शासन राज्य पे लगा तो संसद जो है उस राज्य के संबंध में राज सूची में से किसी भी विषय पे जो है कानून बना सकती है, नंबर 1। नंबर 2, द लॉ मेड सो बाय द पार्लियामेंट कंटिन्यूज टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल्स। याद रखिएगा कि जब राष्ट्रपति शासन लगा, प्रेसिडेंट रूल लगा स्टेट में, तो स्टेट लिस्ट में से किसी भी सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना देती है, उस स्टेट कंसर्न स्टेट के एप्लीकेबल होगा, नंबर 1। एक बार प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉ भी खत्म हो गया, तो वो लॉ कंटिन्यू रहता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। संसद द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी लागू रहता है। सच अ लॉ कैन बी रिपील्ड और अल्टर्ड और री इनैक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति शासन आपका खत्म हुआ, नई सरकार आई, नई विधानसभा गठन हुआ, और जो संसद द्वारा बनाया गया कानून उसमें चेंज कर सकते हैं, या तो हटा सकते हैं या कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या अल्टरेशन कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन भी आपका सही है। 41 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40, देखिए मेंस में ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि इंडिया में फेडरल सिस्टम है या क्वाजी फेडरल सिस्टम है, इस तरह का क्वेश्चन जो है एनालिटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी तक के डिस्कशन में देखे होंगे कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो भी आर्टिकल देख रहे हैं, हर एक चीज़ जो है, हर एक इवेंट, हर एक एक्टिविटी सेंटर की तरफ है और स्टेट के पास बहुत ज़्यादा पावर बच नहीं जाता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, मेंस में बहुत ज़रूरी ये काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 ये कहती है कि हम लोग देखिए राज्यसभा का प्रोविजन देखें कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे बना सकती है कि नहीं लॉ, या दो से ज़्यादा राज्य बना सकती है, नहीं बना सकती है। इमरजेंसी होता है, राष्ट्रपति शासन होता है। क्या नॉर्मल कंडीशन में भी पार्लियामेंट का पावर रहता है स्टेट पे? वो हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 42 पे। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट्स लेजिस्लेटिव मैटर्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस? अब देखिए कि नॉर्मल कंडीशन में विधानसभा कोई बिल पास करती है तो जब तक कि गवर्नर का एसेंट नहीं होता, अनुमोदन नहीं होता है, तब तक वो कानून नहीं बनता है। अब गवर्नर के पास यदि कुछ बिल जो है, गवर्नर उसको आरक्षित कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं कि हम प्रेसिडेंट से इसका अनुमोदन लेंगे। सो द गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ए सही है। बी, बिल ऑन सर्टेन मैटर्स enumerated in the state list can be introduced in the state legislature only with the previous sanction of the president। किसी किसी खास मुद्दे पे यदि आपको कानून बनाना, ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन जरूरी है। ये भी सही है।
The president can direct the state to reserve money bills and other financial bills passed by the state legislature for his consideration during a financial emergency. मान लीजिए किसी राज्य में वित्तीय आपातकाल लग गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गया, तो राष्ट्रपति का निर्देश होता है, प्रेसिडेंट का डायरेक्शन होता है कि मनी बिल या कोई भी वित्तीय बिल जो है, जो धन से संबंधित है, उसको जो है प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी है, प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन जरूरी है। तो इस तरह से नॉर्मल कंडीशंस में भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है सेंटर को एम्पावर करती है कि आप स्टेट के लेजिस्लेटिव मैटर्स पे विधायिका संबंधित जो है समान परिस्थितियों में भी केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र के तहत ये रहता है। कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग। तो 42 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। 42 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वर सेट अप टू रिव्यू द सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन केंद्र राज्य संबंधी कि भारत में संघवाद है या संघीय है, फेडरल है या क्वाजी फेडरल है, इस तरह का विवाद चलते रहा। बहुत सारे स्टेट जो है बहुत सारे फील्ड में ऑटोनोमी मांग रही थी, बहुत सारा कमीशन आया कि ऑल इंडिया सर्विस जैसे IAS IPS को हटा दीजिए, इस तरह की बहुत सारी बातें हुई हैं। तो उसी सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वे सेट अप टू रिव्यू द सेंटर स्टेट रिलेशंस। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग स्थापित किया गया था। तो सारा आयोग, सरकारिया कमीशन, राज मन्नर कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ये सारा कमीशन जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस को जांचती है। सरकारिया आयोग, राजमन्नर आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, ये सारे आयोग जो हैं केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए ये आयोग बैठाई गई थी। तो 43 का है डी, ऑल द ऑप्शंस। 43 का है डी, ऑल द ऑप्शंस। ठीक है। 44, वाई वॉज सरकारिया कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1983। 1983 में भारत सरकार द्वारा सरकारिया आयोग का गठन क्यों किया गया था। द एजिटेशन फॉर स्टेट ऑटोनॉमी लेड टू द क्रिएशन ऑफ सरकारिया कमीशन। The Union government appointed the Sarkaria Commission to suggest ways and means to improve the center-state relations। देखिए 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया और राज्य जो है कुछ क्षेत्र में स्वायत्ता चाहते थे, ऑटोनॉमी चाहते थे, और इससे केंद्र और राज्य का संबंध खराब हो रहा था। तो केंद्र राज्य संबंध को सुधारने के लिए और तरीका ढूंढने के लिए, साधन ढूंढने के लिए, वेज ढूंढने के लिए, मीन्स ढूंढने के लिए कि कैसे सेंटर स्टेट रिलेशन सुधरे, इसके लिए सरकारिया कमीशन, सरकारी आयोग 1983 में सेटअप किया गया। ये आयोग जो है रिपोर्ट दी 1988 में। 1988 में यह आयोग ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की। 44 का सही ऑप्शन है ए और बी। 44 का सही ऑप्शन है ए और बी। ऑन हुज रिकमेंडेशन द इंटर स्टेट काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1990। 1990 में किसकी सिफारिशों पे अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई। एक आपका आयोग था जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, प्रशासनिक सुधार आयोग। इसी के रिकमेंडेशन पे, अनुशंसा पे, सिफारिश पे इंटर स्टेट काउंसिल 1990 में स्थापित की गई। अंतर राज्य परिषद की स्थापना 1990 में प्रशासनिक सुधार आयोग के सिफारिश पे की गई। 45 का सही ऑप्शन है सी। 46, Which of the following commissions recommended abolition of all India services? निम्नलिखित में से किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की। देखिए अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस लाइक IAS IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो राजमन्नर कमीशन जो है ये रिकमेंड की कि ऑल इंडिया सर्विसेज को खत्म कर दिया जाए। राजमन्नर आयोग सिफारिश की कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। 46 का सही ऑप्शन है बी। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड डिलीशन ऑफ आर्टिकल्स 356, 357 एंड 365। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अनुच्छेद 356, 357 और 365 को हटाने की सिफारिश की। राजमन्नर कमीशन, राजमन्नर आयोग। 47 का सही ऑप्शन है बी। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड that finance commission should be made a permanent body।
निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की कि वित्त आयोग जो है उसको एक स्थायी निकाय के रूप में बनाया जाना चाहिए? ये राजमन्नर कमीशन 1969 में जो सेटअप हुई थी, राजमन्नर कमीशन को स्टैब्लिश्ड इन 1969, 1969 में इसको स्थापित किया गया था और इसी का एक सिफारिश था कि वित्त आयोग को स्थायी निकाय बना दिया जाए। 48 का सही ऑप्शन है बी। 49, which of the following commissions recommended that planning commission should be replaced by a statutory body? निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि योजना आयोग को एक वैधानिक निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए? ये भी राजमन्नर कमीशन, राजमन्नर आयोग। 49 का सही ऑप्शन है बी। हु अपॉइंटेड राजमन्नर कमीशन इन 1969? 1969 में राजमन्नर आयोग की नियुक्ति किसने की? तमिलनाडु सरकार। और आप देखेंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हमेशा पार्टी अलग रहा, कांग्रेस की रूल हमेशा सेंटर में रही, तो यहाँ पे लोकल रीजनल पार्टी रहे। 50 का सही ऑप्शन है ए। 50 का सही ऑप्शन है ए। व्हेन डिड राजमन्नर कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट? राजमन्नर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? राजमन्नर कमीशन 1969 में सेटअप हुआ, तमिलनाडु सरकार को सेटअप की और ये अपना रिपोर्ट 1971 में दी। 51 का सही ऑप्शन है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी केम आउट विथ आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन इन 1978? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल 1978 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव लेकर आया था? ये भी केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस को पढ़ने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टी भी ये आयोग बिठाई और रेजोल्यूशन बनाई जिसका नाम है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। ये कौन सा पॉलिटिकल पार्टी था? ये पंजाब का आपका अकाली दल। 52 का डी। 52 का डी। 53, हु रिकमेंडेड दैट द वर्ड यूनियन इन द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड फेडरल? जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं यूनियन शब्द, है ना, तो यूनियन को हटा दीजिए, फेडरल लगा दीजिए। मानिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन शब्द है उसको हटाइए, डिलीट कर दीजिए और फेडरल नया शब्द ले आइए यूनियन के जगह। मैंने संघ शब्द है उसको हटा दीजिए और संघीय शब्द से उसको रिप्लेस कर दिया, नया शब्द संघीय शब्द। ये रिकमेंडेशन, ये आपका सिफारिश किसका था? तो वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम दिसंबर 1977 में आया था। दिसंबर 1970 में पश्चिम बंगाल ज्ञापन आया था और यही ये सिफारिश की कि फेडरल सिस्टम, फेडरल वर्ड रखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन वन हटा दिया जाए। यूनियन, फेडरल मतलब, फेडरल का मतलब होता है सेंटर स्टेट एक साथ काम करे, और यूनियन में थोड़ा सा होता है यूनिटरी बायस, माने संघीय के तरफ, माने सेंटर स्ट्रांग है, इसका अर्थ ये होता है। 53 का सही ऑप्शन है ये। मेंस में हम लोग बहुत डिटेल में, बहुत ये इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा आयोग है, बहुत सारा रिकमेंडेशंस है, बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जो कि आप यदि मेंस में लिखेंगे तो बहुत नंबर आएगा। 53 का सही ऑप्शन है ए। 54, who recommended that a statutory body called the Interstate Trade and Commerce Commission should be established as given under Article 307? अनुच्छेद 307 के तहत दिए गए अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य आयोग नामक एक वैधानिक निकाय की स्थापना की सिफारिश किसने की? नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग। 54 का सही ऑप्शन है ए। 54 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए 55, ये बड़ा, ये भी आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, ये खुद अपने आप ये पॉइंट हो जाता है। Who recommended that the governor should be appointed by a committee comprising the Prime Minister, Home Minister, Speaker of Lok Sabha and the Chief Minister of the state concerned? देखिए, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक आयोग बैठा था संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए, एक राष्ट्रीय आयोग बैठी थी। ये बोली कि जब राज्यपाल की नियुक्ति हो, जो गवर्नर का आपका अपॉइंटमेंट हो तो एक कमेटी के थ्रू होना चाहिए, एक समिति के द्वारा होना चाहिए, और उस कमेटी में कौन कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और जिस स्टेट में राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है उस स्टेट के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट। ये सिफारिश थी नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। 55 का सही ऑप्शन है ए। 56,
वाई वॉज पूंची कमीशन सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2007? 2007 में केंद्र सरकार द्वारा पूंची आयोग की स्थापना की गई थी? टू एग्जामिन द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए तो की गई थी, लेकिन ऐसा था कि बहुत सारा क्राइम, जैसे कि आपका साइबर क्राइम हुआ, आपका टेररिज्म हुआ, आतंकवाद हुआ, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी फोर्स स्टेट में डिप्लॉय करती है। बहुत सारा केस हुआ जिसको कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऐसे क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती है। तो ये किस तरह से सेंट्रल फोर्सेस को, केंद्रीय बल को, सुरक्षा बल को राज्य में रखा जाए, किस तरह से जो राज्य की सुरक्षा के मद्देनज़र जो क्राइम होता है जैसे कि आतंकवाद, टेररिज्म, उसको किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी उसको हैंडल करे स्टेट लेवल पे। तो ये सब को लेके, और साथ साथ केंद्र और राज्य का संबंध भी बना रहे, राज्य सरकार को ये नहीं लगे कि केंद्र सरकार सारी उसकी शक्तियाँ ले ली हैं। तो ये सब को देखते हुए पूंची कमीशन का गठन हुआ 2007 में। तो वाई वॉज पूंची कमीशन सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2007? टू एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशंस, powers for the deployment of central forces in states, investigation of crimes affecting national security। 56 का सही ऑप्शन है डी। 2007 में केंद्र सरकार द्वारा पूंची आयोग की स्थापना क्यों की गई? केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए, राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए शक्तियां, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच। 56 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। ठीक है। 57 Who recommended that governor should be removed by a process of impeachment? जैसे कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत होती है, तो एक आयोग थी जो बोली कि राज्यपाल को भी प्रेसिडेंट की तरह इम्पीचमेंट प्रोसेस हटाना चाहिए, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाना चाहिए। Who recommended that governor should be removed by a process of impeachment? राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाने की सिफारिश किसने की? पूंची कमीशन। 57 का सही ऑप्शन है डी। 57 का सही ऑप्शन है डी। हु रिकमेंडेड फॉर अ लोकलाइज्ड इमरजेंसी प्रोविजंस? स्थानीयकृत आपातकालीन प्रावधान। देखिए, स्थानीयकृत आपातकालीन प्रावधान का मतलब क्या होता है, लोकलाइज्ड इमरजेंसी प्रोविजंस का क्या होता है? मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टेट है, उसमें कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे संवैधानिक प्रक्रिया जो फेल कर जा रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फेल करेगा तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। अब पूरे राज्य में ना लगा के उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे लगाइए ना राष्ट्रपति शासन, तो इसी को कहते हैं लोकलाइज्ड इमरजेंसी प्रोविजंस, स्थानीयकृत आपातकालीन प्रावधान। ये सिफारिश कौन किया था? हु रिकमेंडेड फॉर अ लोकलाइज्ड इमरजेंसी प्रोविजंस? तो पूंची कमीशन। 58 का सही ऑप्शन डी। स्थानीयकृत आपातकालीन प्रावधान की सिफारिश किसने की? तो पूंची आयोग। 58 का सही ऑप्शन है डी। ठीक है, 58 का सही ऑप्शन है डी। चलिए, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 तक डील करेंगे। अगले वीडियो में सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 59 to 100। थैंक यू।